नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। कोरोना संक्रमण के हालात संभल रहे हैं। आज देश की राजधानी दिल्ली में इस साल कोरोना संक्रमण के सबसे कम मामले सामने आए। यहाँ आज संक्रमण दर भी इस साल का सबसे कम रही। बहरहाल कोरोना की एक और लहर से बचाव का एकमात्र जरिया टीकाकरण है। देश में आज 21 जून को वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। देश भर में दोपहर तक 47 लाख तक टीके लगे। इससे पहले 2 अप्रैल को 42,65,000 टीके लगे थे। देश में आज कई राज्यों ने ज्यादा टीके लगाने का टारगेट रखा है। गुड़गांव में आज दोपहर तक 45,728 टीके लगे, जो अब तक सबसे ज्यादा है। हरियाणा आज 2 लाख लोगों को टीका लगाने का टारगेट रखा है। असम की सरकार 3 लाख और कर्नाटक की सरकार 7 लाख टीके लगाना चाहती है। महाराष्ट्र सरकार ने 18 से 44 साल के लोगों को 18 से 29 और 30 से 44 साल के 2 ग्रुप्स में बांट दिया है। आज टीकाकरण 30 से 44 साल के लोगों का ही शुरू हुआ। बीएमसी के मुंबई में 249 टीकाकरण केंद्र हैं। इनमें से 50% वाले वॉक इन और 50% रजिस्टर करने वालों के लिए रहे। हर सेंटर के पास केवल 300 डोज रही। मुंबई को कल मात्र 1,11,000 डोजेज ही मिली थी टीके की और 18 से 29 साल के लोगों को टीका अगले चरण में लगेगा। तो देश में टीकाकरण एक बड़ी चुनौती भी है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की आबादी 23 करोड़ है। यहां मुश्किल से अब तक 2% आबादी को ही टीके की दोनों डोजेज दी जा चुकी हैं। आज का लक्ष्य 6 लाख टीके लगाने का है, लेकिन चुनौती लोगों में टीके को लेकर हिचक की भी है। उत्तर प्रदेश से ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर का जो रास्ता है उसके सामने हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत सारे पोस्टर यूपी की वैक्सीनेशन ड्राइव को लेके यहाँ लगाए हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों के चेहरे आप देख सकते हैं। और यूपी सरकार का ये कहना है कि आज से 6 लाख वैक्सीनेशन वो डेली करेंगे, लेकिन शायद सवाल सबसे बड़ा यही है कि ये जो टारगेट है ये कैसे अचीव होगा। बाहरी लखनऊ के सरकारी अस्पताल में पहले घंटे में बस एक बुजुर्ग महिला टीका लेने के लिए आई। यूपी की 23 करोड़ की आबादी में 10.9% लोगों ने कम से कम टीके की 1 डोज ले ली है, लेकिन 2% से भी कम को दोनों डोज लगी हैं। जून में यूपी में रोज 3.5 लाख लोगों को टीका लगता रहा, यानी 6 लाख टीके रोज लगाने के लिए रफ्तार लगभग दुगनी करनी होगी। अगर इससे मल्ला नहीं है, केवल दवा तो कोई दिक्कत होगी तो बुखार की दवा ले लीजिएगा। मैम औसतन कितने लोग आपके यहाँ आ रहे होंगे? कभी 50 आ जाते हैं, कभी 60, कभी 30, जैसा मतलब कभी मौसम खराब होता है तो 30 से 20 आते हैं। अच्छा, नहीं मौसम अच्छा रहता है 50-60 भी आ जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है मैम कि पूरे 100 के 100 आ गए हों जैसे एक दिन में? 100 भी आते हैं। 100 भी कभी आते जी सर, 100 भी हो जाते हैं। कभी 102, 5, 10 भी हो जाए। अच्छा, अरे ये देखिए, मुख्यमंत्री भी लगवा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी लगवा रहे हैं। यूपी की दूसरी बड़ी चुनौती है टीके को लेकर हिचक, खासकर राज्य के ग्रामीण इलाकों में। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के गांव का नजारा है। ये गांव बनारस से बस 50 किलोमीटर दूर है। हम बोल रहे हैं कि सरकार आपको राशन बंद कर देगा, ये मतलब सारी चीजें कर देगा। कह रहे हैं कि ठीक है कर देने दो। और कुछ लोग तो इतना वो करने लगे, पैर तक पकड़ने लग रहे हैं कि मैडम हमें नहीं लगवाना है, आप चली जाइए। वैसे हापुड़ में कुछ उम्मीद पैदा करने वाले लक्षण दिखे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस जिले में बहुत सारे अस्पतालों में सुबह से ही लंबी कतारें रहीं। हालांकि यूपी में कोविड टीकाकरण की चुनौती अब भी काफी बड़ी है। हापुड़ से मोहम्मद अदनान और चंदौली से संतोष के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। और मिजोरम से चिंताजनक खबर यह है कि वहां कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। आज पिछले साल की तुलना में सबसे ज्यादा मामले यहां सामने आए। संक्रमण दर यहां पर 35.6% हो गया है। और आपको बता दें कि 1877 सैंपल्स में से 662 पॉजिटिव सैंपल्स यहां पर मिले हैं। और आइए अब रुक करते हैं अन्य खबरों का। अयोध्या से खबर है। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट की खरीदी जमीन में एक और विवाद जुड़ गया है। अयोध्या के एक परिवार का कहना है कि ट्रस्ट को बेची गई ये जमीन उनके पुरखों ने वक्फ को दी। हरीश पाठक ने इसे गलत तरीके से ट्रस्ट को बेचा, जबकि 2018 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इसे वक्फ की जमीन होने का सर्टिफिकेट भी दे चुका है। उनका कहना है कि वे इसे अब हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे।
राम जन्मभूमि ट्रस्ट के खरीदे गए इस खूबसूरत बाग के साथ तमाम बदसूरत विवाद जुड़ते चले जा रहे हैं और सबसे पुराना विवाद ये है जिसमें दावा है कि ये ज़मीन हाजी फ़कीर मोहम्मद वक्फ़ की है जो 1924 में वक्फ़ की गई थी। ये वक्फ़ अलल औलाद था जिसमें उनके वंशज इस ज़मीन का उपयोग कर सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते। इसे बाद में बेचने पे मुकदमेबाजी हुई और अब उनके वारिसान बड़ी अदालत में इसे चुनौती देना चाहते हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेचे गए इन बागों पर अभी भी वहीद अहमद और उनके भाई अपने कब्जे का दावा करते हैं। वे बाग में एक चौकीदार से भी मिलाते हैं जो उनके लिए बाग की रखवाली करता है। वे कहते हैं कि ये ज़मीनें उनके पूर्वज फ़कीर मोहम्मद ने वक्फ़ की थी। उनका इल्ज़ाम है कि इसे बेचने पर रोक के बावजूद उनके ख़ानदान के कुछ लोगों ने इसे बेईमानी से हरीश पाठक को बेच दिया और हरीश पाठक ने धोखे से ट्रस्ट को बेच दिया। हमें तो नहीं लगता कि इसमें ट्रस्ट के लोग इस तरह का कोई वो काम करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी आस्था के साथ जुड़ा हुआ मामला है और भगवान राम का मामला है। अयोध्या का जुड़ाव काफ़ी दिन से भगवान राम का रहा है और इस तरीके से उस मज़हब को मानने वाले ऐसा नहीं करेंगे। इसमें जो बिचौलियाँ हैं, जो पावर्टी डीलर हैं, लगता है उन लोगों के कुछ फ्रॉड किया गया है। ये बाग अभी भी वहीद के दिल में बसते हैं। उनका कहना है कि 2017 में जब उनके रिश्तेदारों ने हरीश पाठक को बेचा तब उन्होंने उसे चैलेंज किया था और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने उन्हें लिख कर दिया था कि वक्फ के कानूनी सलाहकार ने जांच कर बताया कि यह ज़मीन हाजी फ़कीर मोहम्मद और मुसम्मात बख्तावर बीबी के वक्फ अलल औलाद की है, जिसे उन्होंने 1924 में वक्फ किया था। वक्फनामे में इसका जिक्र है और यह वक्फ की दफ़ा 37 में दर्ज है। वहीद का इल्ज़ाम है कि इसे बेचने वाले उनके रिश्तेदारों ने बाद में कुछ गड़बड़ कर वक्फ बोर्ड से लिखवा लिया कि यह वक्फ की ज़मीन नहीं है, जबकि उनके पास 1924 में ज़मीन को वक्फ करने के सारे दस्तावेज मौजूद हैं। अब क्या करने जा रहे हैं? अब इसको चैलेंज करेंगे सर, और ये कोरोना की वजह से थोड़ी देर हो गई है, वकीलों से हमारी बात हो गई है। अब बहुत जल्दी ही हम लोग इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि हमारे ये जो जफर फारूकी साहब ने सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ने जो कहा है कि नहीं है, तो इसको चैलेंज करेंगे। वक्फ की बताई जा रही ज़मीन को खरीदने बेचने वाले हरीश पाठक का अयोध्या का घर धोखाधड़ी के मामलों में कुर्क है। उस पर सरकारी ताला लगा है। वो एक बकरी खरीदने पर कुछ दिनों में 2 बकरी वापस करने की योजना चलाते थे। उनके खिलाफ हुई FIR में उन पर आरोप है कि वो निवेशकों की हज़ारों बकरियां और लाखों रुपए लेकर फरार हैं। उनकी फर्म में बकरी का इन्वेस्टमेंट करने वाले राम सागर चौधरी ने भी उन पर केस किया है। बताए थे कि 42 महीने के बाद मैं आपको डबल दे दूंगा, लेकिन जब 42 महीना वो हो गया, जब हम लोग गए वहाँ फैजाबाद लाने के लिए तो कंपनी बंद करवा दिए। उसके बाद में हम लोगों को गाली भी दिए। फिर हमने कप्तान साहब के यहाँ जाकर दरखास्त दिया तो मतलब किसी तरह मुकदमा तो लिख गया, लेकिन गिरफ्तारी को भी मतलब अभी तक नहीं हो पाई है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट को मंदिर के लिए किसी से भी ज़मीन खरीदने का कानूनी अधिकार है, लेकिन अगर सौदा किसी ऐसे शख्स के साथ किया जाए जिसके ऊपर धोखाधड़ी के मुकदमे हो, जिसका घर कुर्क हो और पुलिस की नज़र में जो फरार हो, तो बदनामी तो होती ही है। तो क्या अयोध्या का कोई शख्स राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बदनामी की परवाह किए बिना इसमें शामिल है? ये जांच करना होगा। अयोध्या में राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कमाल खान जुड़ गए। कमाल, अब ये जो नया इस मामले में एक ये पहलू आ गया है और ये लोग कह रहे हैं कि ये कोर्ट जाएंगे, अब किस तरह से इस मामले पर असर डाल सकता है? देखिए, अगर वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट स्टे कर देता है, तो ये ज़मीन जो है अगर किसी को राम जन्मभूमि ट्रस्ट देना चाहता है तो उसमें रुकावट आ जाएगी। और ये बात उनके पास बहुत पुराने दस्तावेज हैं 1924 के जो वो बता रहे हैं। उनकी और भी ज़मीनें हैं, वो उस इलाके में दिखा रहे करें हमारे पूर्वजों की ज़मींदारी थी यहाँ पे और उन्होंने इस ज़मीन को वक्फ कर दिया था। और वक्फ अलल औलाद का मतलब होता है, एक तो ये खुदा के नाम पे वक्फ की जाती है कि इससे चैरिटी का काम करेंगे और इस ज़मीन को बेच नहीं सकते हैं, इस ज़मीन का खुद इस्तेमाल कर सकते हैं उनके वंशज। अलल औलाद का मतलब यही होता है कि उनकी औलाद और उनके औलाद इसका इस्तेमाल करेंगे लेकिन इसको बेच नहीं पाएंगे। बीच में किसी ने वक्फ में कुछ जो भी उनका दावा है कि
गड़बड़ करके कोई सर्टिफिकेट ले लिया कि वक्फ की ज़मीन नहीं है और उसके बाद इसको बेच दिया है। तो अब वो ऊंची अदालत में जाते हैं और अगर वहाँ साबित हो जाता है कि हाँ ये मामला संदिग्ध है और अगर ये स्टे हो जाता है तो उस प्रोसेस पर रुकावट लग जाएगी। जो ट्रस्ट जो है मंदिर के जो राम जन्मभूमि के आसपास लोगों की ज़मीनें खरीद रहा है और उनको यहाँ बसाने के लिए ज़मीन ले रहा है, तो उस प्रोसेस में रुकावट लग जाएगी। और दूसरे बदनामी भी होती है क्योंकि ये ज़मीन जिस शख्स से ख़रीदी गई है वो पुलिस के रिकॉर्ड में फ़रार है, उसका घर कुर्क हो चुका है, उसके ऊपर बहुत सारे धोखाधड़ी के मुकदमे हैं। तो ये होता है कि ट्रस्ट एक ऐसे भगवान के नाम पे बना हुआ है उनकी जन्मभूमि का मंदिर बनाने के लिए, और वो ज़मीनों का सौदा जिन लोगों से कर रहा है वो दागदार लोग हैं, तो उससे बदनामी होती है ट्रस्ट की। बिल्कुल कमाल, आपने सही कहा कि बदनामी होती है, ट्रस्ट की निंदनीय है। और जिस तरह से आपने बताया, एक और अब पहलू इसमें पूरे मामले में आके जुड़ गया है जो कई सवाल खड़े कर रहा है। आप जुड़े हमारे साथ, कमाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देश की बात में आगे, ब्लैक फंगस बढ़ा रहा है अब चिंता, बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में मामले। कोविड के साथ महाराष्ट्र ब्लैक फंगस का भी हॉटस्पॉट एक तरह से बन चुका है। राज्य में अब तक ब्लैक फंगस के 7,998 मामले आ चुके हैं। 729 मरीजों की मौत हो चुकी है। नागपुर, पुणे और औरंगाबाद में मामले सबसे ज्यादा हैं। मुंबई में 45 लोगों की ब्लैक फंगस से इस मौत हुई। 82 साल के शांताराम पाटिल बीते 15 दिनों से ब्लैक फंगस से जूझ रहे हैं। 28 मई को कोविड हुआ था, एक हफ्ते में रिकवरी हुई, लेकिन हाई ब्लड शुगर लेवल और ब्लैक फंगस के साथ मुंबई के लायंस क्लब हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। ये पेशेंट हमारे पास आए थे और वो उनको बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, ये सब साइंस थे उनको। तो पेशेंट साइटोकाइन स्टॉर्म में थे और साथ ही साथ पेशेंट को एक साइड में फेशियल स्वेलिंग थी उनको, राइट साइड में, तो उसके लिए उनका इलाज चालू था। और साथ ही साथ जब भी हमने MRI किया तो उसमें म्यूकर के भी साइंस आए। अभी ऐसे कैश 22 सिचुएशन में थे कि पेशेंट को अभी इमीडिएटली म्यूकर के लिए ऑपरेट भी नहीं किया जा सकता था। तो ये पेशेंट को जो है हमने साइटोकाइन स्टॉर्म के लिए ट्रीटमेंट चालू किया, स्टेबिलाइज किया और जो है उसके बाद म्यूकर का सर्जरी हमने प्लान किया। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 7,998 केस रिपोर्ट हुए हैं। अब तक इससे 729 मौतें हो चुकी हैं। राज्य में फिलहाल 4,398 ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज चल रहा है। सबसे ज्यादा नागपुर, पुणे और औरंगाबाद में ब्लैक फंगस पांव पसार रहा है। नागपुर में अब तक 1296 केस आए और 104 मौतें हुई हैं। पुणे में 1,187 को ब्लैक फंगस हो चुका है, 90 मरीजों की जान गई है। तो औरंगाबाद में 940 लोगों को ये बीमारी हुई और 75 लोगों की जान गई। वहीं मुंबई शहर में ब्लैक फंगस के कुल 483 मामले दिखे हैं तो 45 लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई के जाने माने ENT सर्जन डॉक्टर प्रशांत केवले वायरस के नए स्ट्रेन को ही बढ़ते ब्लैक फंगस का कारण मानते हैं। ये स्ट्रेन अपना अलग है, कोविड का स्ट्रेन अलग होने की वजह से ये अभी अपन उसमें चेंज देख रहे हैं। अपन वो वायरस को मिस कर रहे हैं क्योंकि वायरस एक है जो खुद चेंज हो रहा है, तो उसके वजह से बॉडी में भी जो नेक्रोसिस है वो अलग अलग टाइप के नेक्रोसिस अलग अलग जगह पे देखे जा रहे हैं। जब बॉडी में नेक्रोसिस हो रही है तो उसके ऊपर फंगस आ सकता है और वो फंगस ये म्यूकर है। इसके लिए अपन देख रहे हैं कि ये इंडिया में, महाराष्ट्र में ये अलग स्ट्रेन है। वो स्ट्रेन के वजह से भी एक फैक्टर बढ़ गया है कि वो म्यूकर मैकोसिस को बढ़ावा दे रहे हैं। बच्चे भी इससे संक्रमित हो रहे हैं और कुछ मामलों में बड़ों की तरह बच्चों की भी एक आंख निकालनी पड़ रही है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और देश की बात में आगे, 4 साल बाद छूटे हबीब मियां, NIA कोर्ट में पाया बेकसूर।
अगरतला के 41 साल के हबीब मियां बिना किसी कसूर के 4 साल से जेल में रह रहे हैं। हाल में बेंगलुरु की एनआईए की अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। उनको 2005 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर हुए आतंकी हमले के 11 साल बाद गिरफ्तार किया गया था। इन्हीं की तरह 27 अन्य आरोपी हैं जो 2013 में बीजेपी दफ्तर के बाहर धमाके के मामले में जेल में बंद हैं और उनका ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है। 4 साल में मेरा पूरा टाइम वेस्ट हुआ। अगरतला की एक मोटर गराज में मैकेनिक थे हबीब मियां। 4 साल बाद जेल से छूटे हैं। अदालत ने माना है कि वो आतंकवादी नहीं थे, लेकिन इस खुशी पर यह गम भारी है कि उनकी गिरफ्तारी के सदमे से पिता की मौत हो गई। 4 साल मेरा टाइम बर्बाद हुआ। इसके बाद मेरे को अभी छोरा है और 4 साल में मेरा पूरा टाइम वेस्ट हुआ। कुछ भी जेल का हालात मेरा फादर, ये सुन के मेरा फादर का भी डेथ हो गया। बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान पर 28 दिसंबर 2005 को 2 आतंकवादियों ने हमला किया, ग्रेनेड फेंके और AK-56 से गोलियां चलाई। यहां हो रहे सेमिनार में हिस्सा लेने आए दिल्ली के IIT के एक प्रोफेसर की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए। पुलिस के मुताबिक हमले को अंजाम देने के बाद आतंकी सलाउद्दीन और गोली चलाने वाला हमजा पाकिस्तान भाग गया। हबीब मियां पर इन दोनों को पाकिस्तान भागने में मदद के आरोप में गिरफ्तार कर ट्रायल के बगैर 4 साल जेल में रखा गया। सलाउद्दीन बाद में लखनऊ में गिरफ्तार हुआ और इकबालिया बयान में उसने हबीब मियां का नाम लिया। इसी बुनियाद पर पुलिस ने हबीब मियां को गिरफ्तार किया था। ऐसे हबीब मियां को आपने 4 साल देखा है। बेंगलोर में ऐसे बहुत सारे केस हैं, 8 साल हो गए, चार्ज भी होते नहीं है केस, और 20-20, 10-12 साल ट्रायल चलते हैं और कुछ भी होता नहीं है। हबीब मियां के खिलाफ जो चार्जशीट थी उसमें एक भी ऐसा कोई विटनेस भी नहीं था, कोई भी ऐसा एविडेंस भी नहीं था जिसमें ना ही हबीब मियां के को गिल्ट पॉइंट आउट हो सके और कोर्ट उसको ट्रायल के लिए प्रेस कर सके केस को। मामला सिर्फ यहां हुए हमले के सिलसिले में गिरफ्तार एक शख्स की रिहाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश में आपको कई ऐसे मामले मिल जाएंगे जहां UAPA के तहत गिरफ्तार आरोपियों को सलाखों के पीछे बगैर किसी ट्रायल के कई सालों से रखा जा रहा है, जो कि देश की न्यायिक व्यवस्था के सिद्धांतों के खिलाफ है, जहां कहा जाता है कि किसी को अगर न्याय देने में देर की गई तो इसे माना जाना चाहिए कि उसके साथ अन्याय किया गया है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया। और अब राजनीति जगत से खबरें। पंजाब कांग्रेस का विवाद तमाम कोशिशों के बावजूद थमने का नाम नहीं ले रहा। पार्टी के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर बगावती तेवर अपनाए हैं। एक अखबार के मुताबिक सिद्धू ने रविवार को कहा कि वो सिर्फ चुनाव में जीत के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शो पीस नहीं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर राज्य सरकार आम जनता के ज़रूरी एजेंडे को लागू करे तो बिना लालच के कैप्टन सरकार का साथ देने के लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि इस समय राहुल गांधी पंजाब के नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। कल बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात तय है। और अब अन्य खबरें। पूरे उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हो रही है, उस वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा है। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लोगों को सावधानी बरतने को कहा जा रहा है। वाराणसी के बाद बात पटना की करते हैं, बिहार लिए चलते हैं। पटना में भी भारी बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। लोगों को घाटों से दूर रहने को कहा गया है, जिससे कोई हादसा ना हो जाए। और पटना में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। इस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि हर साल बारिश के मौसम में यही हाल होता है। सरकार के दावों के बावजूद परेशानी समाप्त नहीं हो रही। टनकपुर पिथौरागढ़ रूट पर लैंडस्लाइड की वजह से कई जगहों पर आने जाने वाले रास्तों को नुकसान होने की जानकारी भी मिली है। और एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।
महाराष्ट्र में सरकार चला रहे महाविकास आघाड़ी के नेताओं के बीच बयानबाजी लगातार जारी है। शिवसेना ने अपने संपादकीय के जरिए कांग्रेस पर हमला बोला, तो वहीं कांग्रेस ने भी इसका जवाब दिया है। सोमवार को अपने मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना ने राज्य में सहयोगी पार्टी कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस की ओर से अकेले चुनाव लड़ने के बयान पर जवाब देते हुए संपादकीय में कहा गया कि किसी पार्टी की ओर से अकेले चुनाव लड़ने की बात करने में कुछ गलत नहीं है, बस उन्हें अपने पैरों के नीचे की जमीन जांच लेनी चाहिए। अपने बल पर चुनाव लड़ने की बात करने वालों को लोग जूते से मारेंगे। इससे एक दिन पहले शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक का पत्र सामने आया था, जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे को बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाने का सुझाव दिया है। हालांकि संपादकीय के जरिए कांग्रेस को घेरने वाले संजय राउत का कहना है कि सब कुछ ठीक है। हम तीनों एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये सरकार चलाने की कमिटमेंट 5 साल की है। चाहे कि बाहर के लोग जो सरकार बनाना चाहते हैं, जिनकी सत्ता चली जाने से बहुत ही उनको पेट में दर्द है, वो लोग चाहे कितने भी कोशिश करें, लेकिन ये सरकार 5 साल चलेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि राज्य में कांग्रेस का कद बढ़ने के वजह से दूसरी पार्टियां बौखला गई हैं। हालांकि इन्होंने भी दोहराया कि महाराष्ट्र की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और इसी का डर भी कई राजनीतिक पार्टियों को भी जा रहा है और इसी कारण बौखलाए हुए ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं। कौन से राजनीतिक पार्टियां जो डर? हम किसी को नाम नहीं लेंगे। ये सरकार में कोई खतरा नहीं है कि 5 साल ये सरकार ना चले। हम कांग्रेस की तरफ से पूरा समर्थन उद्धव ठाकरे साहब के सरकार को है। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्रशांत किशोर से मुलाकात की है। 1 महीने के भीतर उनकी ये दूसरी मुलाकात है और इसे लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों से मिलने का कार्यक्रम भी रखा है। तीनों पार्टियों के नेता जहां मीडिया के सामने ये कह रहे हैं कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी के बीच हुए मुलाकात के बाद समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं। शिवसेना और कांग्रेस अब अचानक सामने सामने है और शरद पवार दिल्ली में क्या कुछ करते हैं, ये देखना अहम होगा। मुंबई से धनेश और अशोक महाडिक के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। लोटोलैंड आज का सितारा में हम आज लेकर आए हैं समाज सेवी सचिन शर्मा की कहानी। अमूमन पावर लिफ्टर भारी वजन उठाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सचिन शर्मा ने उससे भी कहीं ज्यादा वजन अपने कंधों पर उठाने का फैसला किया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उन्होंने लोगों की मदद का जिम्मा उठाया। लोटोलैंड उनकी इस पहल के लिए 1 लाख रुपए की मदद दे रहा है। शानदार कदकाठी के मालिक सचिन शर्मा शौक और खेल के लिए वजन उठाते हैं, बॉडी बनाते हैं। लेकिन उत्तर पश्चिम दिल्ली के रोहिणी में सचिन इस शौक से ज्यादा सेवा के लिए पहचान बना चुके हैं। पेशे से बिजनेसमैन सचिन शर्मा ने कोरोना काल में अपने 7 दूसरे साथियों के साथ मिलकर अपनी सोसाइटी न्यू सरस्वती अपार्टमेंट सेक्टर 9 रोहिणी के 600 लोगों के लिए सोसाइटी के भीतर ही एक कोविड केयर सेंटर बना दिया, जहां ऑक्सीजन से लेकर जरूरी दवाओं तक का पूरा इंतजाम है। सबसे जरूरी चीज यही थी कि लोगों को कोविड केयर सेंटर नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। ये लास्ट ईयर भी मैंने सेटअप किया था और इस बार भी मैंने समय रहते सेटअप कर लिया, जल्द से जल्द। एक विदिन फ्यू आवर्स मैंने इसको रेडी कर लिया और लोगों को जरूरत भी पड़ी, हमने ऑक्सीजन भी परचेज कर ली, कंसंट्रेटर भी मिले, डोनेट भी हुए हमें। सिर्फ अपनी सोसाइटी का ही नहीं, सचिन और उनके साथियों ने बाहर के जरूरतमंद लोगों का भी ख्याल रखा। रोजाना गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया। रिक्शा चलाने वाले दिलीप राय बीते 25 साल से रोहिणी के पास रिठाला गांव में रहते हैं। लॉकडाउन से पहले रोजाना 250-300 रुपए कमा लेते थे, लेकिन लॉकडाउन में 50-60 रुपए भी कमाने मुश्किल हो गए। सचिन शर्मा ना होते तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाती। 3 महीने से खाना बट रहे, प्रधान जी ने खाना दे रहे। आज भी लॉकडाउन में यहीं से ही मिल रहे। गरीबी
सबसे पेट भी बुरा हाल। तो प्रधान जी ने यह खाना बना मदद करते, जब रिक्शा चला के परिवार चलाते। तैतीस साल के सचिन शर्मा अपनी सोसाइटी के प्रमुख थे, इसलिए लोग उनको प्रधान जी के नाम से भी बुलाते हैं। अब सचिन शर्मा वैक्सीनेशन की मुहिम में भी मददगार बन गए हैं। उनके पास 2 कारें हैं, जिनमें से एक उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए लगा दी है। पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग सचिन शर्मा का शौक है, जिसके तहत जब वो खेल के मैदान में बोझ उठाते हैं तो शायद सिर्फ उनका अपना नाम होता है, लेकिन जब वो थोड़ा आगे बढ़कर पूरे समाज का बोझ उठाते हैं तो समाज का भी काम होता है, और जो समाज के भले का काम करते हैं वही नायक कहलाते हैं। और इसी के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।